जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्यारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। और संगत जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुरु जी की प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार और असीम आशीर्वाद और कृपा मिले। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है और उनका प्रेम ऐसा है जिसका कोई मोल नहीं है, यानी कि अनमोल है। वो अपनी संगत की अरदास सुनते हैं और उनकी हर प्रकार के सवालों का जवाब जरूर देते हैं। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित होता है, उनकी हर समस्या गुरु जी स्वयं अपने हाथों से मिटा देते हैं। गुरु जी का प्रेम, गुरु जी की शक्ति और गुरु जी का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। जो भी संगत गुरु जी के चमत्कारों को देख चुकी है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, गुरु जी उनके घर खुशियों की तिजोरी भर दें, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से और आराम से पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ले सकें सत्संग को सुनकर। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत विशेष होने वाला है, बहुत खास होने वाला है और गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से गुरुजी महाराज, जब एक आदमी भी अगर परिवार का गुरुजी के पास चला जाता है तो गुरुजी महाराज पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, चलिए मैं आपका सस्पेंस हटा देती हूँ और जो आज की सत्संग को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत ब्लेस्ड संगत जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है गुरुजी महाराज के पर्सनल बार्बर, यानी कि गुरुजी महाराज की ने जो स्पेशल अपने लिए, सिर्फ अपने लिए रख लिए थे बार्बर, और उन अंकल का नाम है किशोरी अंकल। और मेरे ख्याल से किशोरी अंकल को कौन नहीं जानता, उनके सत्संग बहुत सारी संगत ने सुने भी होंगे। और लेकिन आज मैं, गुरुजी ने कई दिन से ये थॉट डाल रहे थे माइंड में कि मैं ये वाला सत्संग आपके साथ शेयर करूं। मैंने काफी बार ये सत्संग सुना है और बहुत दिल के करीब है ये सत्संग मेरे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप भी इस सत्संग को सुनेंगे तो सच में आपके भी जो शरीर के रोम है ना, वो खिल उठेंगे। आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसा सत्संग हमने नहीं सुना। सच में बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। और गुरुजी महाराज के तो कल्याण करने के तरीके बहुत निराले हैं। हम सब जानते हैं गुरुजी हमारे महाशिव हैं और वो किस तरह से हमारे कल्याण कर देते हैं। जैसा कि संगत जी, गुरुजी महाराज कहते थे कि कुछ कल्याण तो मैं ऐसे कर देता हूँ जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलता, और कुछ कल्याण मैं तुम्हें बताकर करता हूँ, प्रैक्टिकल करके करता हूँ। और इस सत्संग में भी संगत जी आप ऐसा ही सुनेंगे कि अंकल को भी नहीं पता चला था कि गुरुजी महाराज उनका कैसे कैसे कल्याण कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, हम शुरू करते हैं किशोरी अंकल का सत्संग। संगत जी, किशोरी अंकल बताते हैं कि वो गुरुजी से जालंधर में मिले थे और उनकी, किशोरी अंकल की, जालंधर में एक छोटी सी नाई की दुकान थी जहाँ पे वो शेविंग, कटिंग ये सब काम करते थे। और वहाँ पे गुरुजी महाराज उनकी शॉप में गए थे सुबह 7:30 बजे के करीब अपनी शेव बनवाने। किशोरी अंकल फर्स्ट टाइम गुरुजी से वहीं मिले थे और गुरुजी महाराज वहाँ पे जाते थे, अपनी शेव करवाते थे, अपनी कटिंग करवाते थे। तो इस तरह से सिलसिला अंकल बताते हैं कि रोज चला। रोज गुरुजी जो थे अपनी कुछ संगत के साथ, 2-4 संगत के साथ अंकल की शॉप पे जाते थे और रूटीन में अपना शेव करवाना, कटिंग करवाना, मालिश करवाना, ये उनसे करवाते थे अंकल से। और अंकल बताते हैं कि कभी भी, मतलब गुरुजी पैसे ऐसे खुद नहीं देते थे, जो साथ में संगत आती थी वही उनको पैसे निकाल कर देती थी। और ऐसा नहीं था कि अंकल जो बोलते थे वो, जो भी उनके हाथ में आ जाता था 10, 100, 50, वो अंकल को इस तरह से देते थे। और एक दिन की बात है जब अंकल बताते हैं कि गुरुजी महाराज उस दिन भी उनकी दुकान पर शेव करवाने के लिए आए थे। और इससे पहले किशोरी अंकल देखते थे कि जो गुरुजी महाराज हैं उनके साथ संगत जो आ रही थी वो बढ़ती जा रही थी।
और वो सोचते थे कि ये कौन है, ये क्या कोई ऑफिसर हैं या कौन है, क्योंकि कोई इनके साथ लाल बत्ती की, कभी कोई लाल बत्ती की गाड़ी में आता है। क्योंकि संगत जी गुरु जी के साथ आपको पता है कितने ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले संगत जुड़ी हुई थी और पॉलिटिशियन भी जुड़े हुए थे, बहुत सेलिब्रिटी भी जुड़े हुए थे गुरु जी के साथ। तो अंकल जब देखते थे जो उनके साथ संगत आती थी गुरु जी के साथ, कोई लाल बत्ती की गाड़ी में भी आती थी, तो वो यही सोचते थे कि ये है कौन। मतलब कभी लाल बत्ती की गाड़ी में आते हैं, उनको समझ नहीं आता था। और जब एक दिन इसी तरह से गुरुजी उनकी दुकान पर गए शेव बनवाने, तो जो एक संगत उनके साथ थी गुरुजी के साथ, उन्होंने किशोरी अंकल को बोला कि आप ना इनको वेट मत करवाया करो, नंबर मत लगाया करो इनका, और ये जैसे ही आते हैं इनका काम कर दिया करो। तो किशोरी अंकल को तब उस समय पता भी नहीं था, और किशोरी अंकल ने उनको बोला कि मेरी दुकान पर तो जो भी आता है वो मेरे लिए भगवान ही होता है। जो भी पहले आता है मैं उसका काम पहले करता हूँ, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसी से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो सभी भगवान है और सबको मैं नंबर से ही काम करता हूँ। तो किशोरी अंकल कहते हैं कि जब मैंने ये बात बोल तो दी, और जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। और किशोरी अंकल को तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन है इस समय गुरुजी। और उसके बाद अंकल बताते हैं कि जब गुरुजी अपनी शेव बनवाने के लिए सीट पे बैठे, और किशोरी अंकल को उस समय बताते हैं कि गुरुजी ने अपना शिव का रूप उस दिन दिखाया था। और वो कैसे दिखाया संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही किशोरी अंकल ने शेव बनाने के लिए गुरुजी के उस पे अपना जो जिससे शेव बनाते हैं उसका या जो भी होता है, जैसे ही उन्होंने वो लगा के साबुन और उनके फेस पे वो करा, तो गुरुजी ने अपने शरीर को पूरा पत्थर बना लिया। और पूरा जब पत्थर बना लिया संगत जी शरीर को, और जब उन्होंने ब्लेड जैसे ही गाल पे रखा शेव बनाने के लिए, तो वो एकदम से नीचे फिसल गया, क्योंकि वो बिल्कुल पत्थर बन चुका था। और वो एकदम से परेशान हो गए किशोरी अंकल। उन्होंने पहले सोचा कि शायद मेरा ब्लेड खराब है इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए वो दूसरा ब्लेड बना लेने के लिए गए, और उन्होंने फिर दूसरा ब्लेड लगाकर फिर वो ले आए। और फिर जब उन्होंने दूसरा ब्लेड लगाया वो फिर वैसे ही हो गया, और वो घबरा गए एकदम से कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये इनका शरीर ऐसे पत्थर क्यों हो गया है। और उस समय गुरुजी ने उनको दिखाया, शिव के रूप में दर्शन दिए। तो वो गुरुजी ने बोला कि क्या हुआ, मतलब बनाओ भाई शेव बनाओ। तो उन्होंने बोला किशोरी अंकल ने कि मैं क्या बनाऊं, ये तो आप तो पत्थर के बन गए हो, आप तो मतलब मैं कैसे बनाऊं। तो फिर उसके बाद गुरुजी दोबारा से साधारण उसमें आ गए, और उन्होंने बोला कि चल अब बना, अब बन जाएगा। तो उन्होंने बोला शायद ना मेरा ब्लेड काम नहीं कर रहा, तो मैं दूसरा लगा के आता हूँ। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, इसी से ही बनाओ, अब हो जाएगा। और उस समय जब वो किशोरी अंकल बताते हैं कि उनके हाथ पांव कांपने लगे, और बड़ी मुश्किल से मतलब उनसे शेव हुई। और फिर उस दिन गुरुजी ऐसे ही चले गए, मतलब वहां से। और किशोरी अंकल परेशान हो गए कि मतलब भाई ये क्या है, और इन मेरे को तो इन्होंने शिव के रूप में दर्शन दिए हैं, और इनका कैसे ये पत्थर के बन गए। संगत जी कोई भी होगा तो देखिए सोचेगा ही कि ऐसे कैसा हो गया। और किशोरी अंकल बताते हैं कि उस दिन पूरी रात अंकल को नींद नहीं आई, और वो यही सोचते रहे कि कैसे सुबह होगी और मैं कैसे मतलब उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। अब किशोरी अंकल को तो उनका घर का एड्रेस भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ क्या नाम है उनका क्या है। लेकिन जो सबसे पहले संगत गुरुजी को उनके पास लेकर आई थी, किशोरी अंकल उनको जानते थे, और किशोरी अंकल उनके पास गए। उन्होंने उनसे उनका एड्रेस पूछा कि मुझे बताओ वो कहाँ पे रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो इसलिए उन्होंने उनसे एड्रेस लिया, और वो सुबह होने का इंतजार करने लगी कि जब सुबह होगी तो मैं फिर मिलने के लिए जाऊंगा। और सुबह 7-8 बजे ही किशोरी अंकल गुरुजी के दरवाजे पर पहुंच गए मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो सेवादार थे, कुछ संगत सेवादार थे, वो सफाई कर रहे थे। और जब उन्होंने किशोरी अंकल ने उनको बोला कि मतलब उनको बोल दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ गुरुजी से, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी जाओ, अभी 10 बजे मतलब गुरुजी उठेंगे और उसके बाद मिलेंगे, अभी कोई नहीं मिलेगा, जाओ अभी बहुत टाइम है। किशोरी अंकल बताते हैं संगत जी के हालांकि उनको पता था कि 7:30 बजे के करीब, 7:30-8 बजे के करीब रोजाना डेली गुरुजी उनकी शॉप पर आते थे उनसे शेव करवाने। लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। जब से उन्होंने गुरुजी महाराज को शिव रूप में देखा, किस तरह से वो पत्थर बन गए, तो वो समझ गई कि ये कोई महापुरुष है, कोई बहुत पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए उनसे रहा नहीं गया। और वो
इतना अर्ली मॉर्निंग उनसे मिलने के लिए आ गए। और जब संगत ने सेवादारों ने बताया कि वो अभी नहीं मतलब मिलेंगे, वो तो 10 बजे आएंगे, तो उसके बाद वो बताते हैं कि जैसे ही एक सेवादार अंदर गए तो गुरुजी ने उनको अंदर से आवाज मारी और बोला कि किशोरी बाहर खड़ा है, जाओ उसे अंदर बुला के लाओ। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी तो जाने जान है, उनको तो सब पता होता है। और इस तरह से गुरुजी ने किशोरी अंकल को अपने पास बुलाया और बोला, हाँ की गल है, कैसे आ गया तू आज सुबह सुबह। तो किशोरी अंकल ने बोला, किशोरी अंकल बोलते हैं, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि रोज तो आप मेरे पास आते थे, लेकिन आज मुझे ही आना पड़ा आपके पास। और बस किशोरी अंकल बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने बोला कि मेरे से गलती हो गई, और आप तो महापुरुष हैं। तो फिर गुरुजी ने उनको बोला कि चलो ठीक है, अब तुम आ गए हो तो चलो यहीं पे मेरी शेव कर दो, ये कर दो। और उसके बाद संगत जी किशोरी अंकल बताते हैं कि फिर वो गुरुजी के पास वहीं पे रहने लगे, और वो उनको इस बात का पश्चाताप हुआ बहुत कि उन्होंने गुरुजी के लिए मतलब ये समझ गए कि वो इतने महापुरुष हैं, शिव हैं, और उनको ये बोल दिया था कि मतलब उन्हें भी नंबर से आना पड़ेगा। इसलिए अंकल बोलते हैं कि उन्होंने इस बात का वहाँ पे उनको पश्चाताप था, और उन्होंने वहाँ पे रह के गुरुजी के वहाँ पे रह के सेवा करने लगे। झाड़ू पोछा लगाना, सफाई करना, ये सब काम किशोरी अंकल करते थे, और काफी टाइम उन्होंने इस तरह से ही किया। लेकिन फिर एक दिन गुरुजी ने किशोरी अंकल को बोला कि ये क्या कर रहा है तू, तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं भी सेवा कर रहा हूँ। तब गुरुजी ने उनको कहा कि आगे से ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरा ही काम करोगे, मुझे नहलाओगे, मुझे तैयार करोगे, मेरी शेव करोगे, मालिश करोगे, जो भी गुरुजी के पर्सनल काम थे। तो उस दिन से गुरुजी के पर्सनल बार्बर बन गए किशोरी अंकल। सॉरी संगत जी। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी महाराज के साथ ही किशोरी अंकल को रहने का मौका मिला, और वो गुरुजी के साथ ही रहने लगे। संगत जी ये तो एक चीज बताई गुरुजी सॉरी किशोरी अंकल ने कि वो किस तरह से गुरुजी महाराज से जुड़े। और अब सेकंड जो थिंग आती है संगत जी, वो ये है कि गुरुजी महाराज तो देखे जैसे ही मिलते हैं हमसे, और मिलने से पहले भी हमारे कल्याण कर देते हैं। और किशोरी अंकल को जो समझ में आया कि उनका उनके जो सत्संग है, अब मैं आपके साथ वो साझा करूंगी संगत जी। जब किशोरी अंकल गुरुजी के साथ रह रहे थे जलंधर में, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो हिमाचल के थे एक्चुअल में किशोरी अंकल, और उनकी बेटियां भी थी, जिनकी दो, जिनकी शादी चंडीगढ़ में हुई थी। और किशोरी अंकल बोलते हैं कि उनके फादर की तबीयत खराब हुई एक दिन, और उनके पास फोन आया किशोरी अंकल के पास उनके जमाई का कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब है आपके पिताजी की, और आप अगर मिलना चाहते हो तो मिल लो जाके। अब किशोरी अंकल ने सोचा कि ठीक है, गुरुजी को तैयार करके और फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा कि भी मुझे अपने फादर को देखने के लिए जाना है, उनकी तबीयत खराब है। तो जब किशोरी अंकल अपने रूम से गुरुजी के पास गए, ये सोच के कि उनको तैयार करके मैं बताऊंगा, तो उन्होंने देखा कि जो उनके जवाई थे वो चंडीगढ़ में ही रहते थे संगत जी, वो गुरुजी के पास बैठे हुए थे। तो सोच में पड़ गए कि अभी तो फोन आया था और ये यहाँ पे भी आ गए गुरुजी के पास। तो जैसे ही अंकल बताते हैं कि वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने उनको बोला, हाँ की हुआ, पिताजी एक्सपायर हो गए। तो अंकल ने बोला, नहीं सर गुरुजी, तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं, एक्सपायर हो गए। तो अंकल बोलते हैं, मैंने बोला चलो अब हो गई तो क्या कर सकते हैं, अब मैं तो गुरुजी के पास ही हूँ, गुरुजी सब कुछ है मेरे। तो अंकल बताते हैं कि वो तो चले गए उनके जमाई, और उन्होंने सोचा शायद गुरुजी मुझे, जब मैं गुरुजी के सारे काम कर दूंगा तो मेरे को फिर गुरुजी भेजेंगे घर पे। लेकिन इस तरह से गुरुजी के सारे काम करने के बाद भी गुरुजी ने उनको उनके घर नहीं भेजा संगत जी, जबकि उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। ऐसे ही शाम के 6 बज गए और अंकल इंतजार करते रहे, लेकिन गुरुजी ने उनको उनके घर नहीं भेजा। और मतलब 13वीं भी हो गई, लेकिन गुरुजी ने उनको उधर नहीं भेजा। तो संगत जी अंकल ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब फादर तो एक्सपायर हो गए, अब गुरुजी हैं जो भी हैं मेरे माता पिता, कोई बात नहीं। उसके बाद संगत जी अंकल एक और अपना सत्संग बताते हैं अपनी माता जी का, कि 2006 की बात है संगत जी। अंकल बताते हैं कि उनके पास फोन आया उनके घर से कि उनकी जो मदर है उनकी तबीयत बहुत खराब है और आप मिलने के लिए आ जाओ। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं गुरुजी को बोलूंगा, भाई मेरी मदर की तबीयत खराब है। और जब वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे माता की तबीयत खराब है।
तो गुरुजी ने अंकल को बोला कि शरीर मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी है शरीर, एक दिन तो ये ढेर हो जाना है। तो अंकल सोच में पड़ गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला कि शरीर तो मिट्टी है, एक दिन खाक हो जाना है। और फिर उसके साथ गुरुजी ने एक शब्द गुरबानी भी जोड़ दी, जो कि हम सब ने सुनी होगी, एक दिन बंदिया चलना। ये है ना एक संगत जी के मिट्टी की ढेरी बन जाएगा शरीर। तो ये वाला शब्द गुरबानी भी गुरुजी ने उसके साथ जोड़ा। तो थोड़ा सा अंकल समझ गए कि गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तबीयत खराब है या कुछ है, गुरुजी ने सीधा यही क्यों कहा कि शरीर तो मिट्टी है और ये तो एक दिन ढेर हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा समझ गए कि कुछ तो बात है। और उसी समय मतलब उनके पास कॉल आ गया कि जो उनकी माता जी हैं उनका देहांत हो गया। तो फिर वो समझ गए कि इसीलिए गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मिट्टी है शरीर, तो ये तो एक दिन खाक ही हो जाना है। तो फिर भी उन्होंने सब्र कर लिया कि चलो कोई नहीं, अब गुरुजी ही मेरे माता पिता हैं, सब कुछ गुरुजी ही हैं। चले गई माता भी तो चलो चले गए। लेकिन अंकल फिर वेट करते रहे कि गुरुजी उनको भेजेंगे, उनकी माता का देहांत हो गया है तो गुरुजी भेजेंगे। लेकिन गुरुजी ने फिर से संगत जी उनको नहीं भेजा। और अंकल हर रोज़ यही सोचते थे कि आज भेजेंगे गुरुजी मुझे, आज मैं बात करूँगा जाने के लिए। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक दो दिन नहीं भेजा। फिर वो वेट करने लगे कि जब 13वीं होगी क्रिया का, जो हम सबको पता है कि 13वीं होती है। तो अंकल ने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं उसमें चला जाऊंगा, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो जिस दिन 12 दिन हो गए थे उस दिन अंकल ने सोचा कि आज तो मैं गुरुजी को बोल ही दूंगा कि मेरे को मतलब जाना है 13वीं पे और मैं सुबह जाके शाम को आ जाऊंगा। तो जिस दिन 12वां दिन हो गया था और किशोरी अंकल गुरुजी को के पास गए, उनको नहलाया धुलाया, उनको कपड़े पहनाए। किशोरी अंकल बोलते हैं मैंने उनको उस दिन शर्ट पहनाई, पैंट पहनाई और बूट पहनाए। और उसके बाद जब मैंने उनको पूरा रेडी कर दिया तो फिर मैंने सोचा अपने मन में कि मैं अब माथा टेकूंगा और फिर मैं गुरुजी को के से जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। और संगत जी अब ध्यान से सुनने की बात है कि जैसे ही किशोरी अंकल ने गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेका और माथा टेक के वो अभी उठने ही वाले थे बोलने के लिए, तो उन्होंने एकदम देखा कि मैंने तो जूते पहनाए थे लेकिन जूतों के स्थान पे चप्पलें कैसे आ गई, सैंडल कैसे आ गई, मैंने तो जूते पहनाए थे, ये क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि पैंट के बदले सलवार बन गई, एक प्रिंटेड सलवार बन गई जो उसके बड़े चौड़े चौड़े पहुँचे थे। वो परेशान हो गए कि मैंने तो पैंट पहनाई थी और ये सलवार कैसे बन गई। फिर उन्होंने थोड़ा सा ऊपर और देखा तो वो शर्ट के बदले लंबा कुर्ता बना हुआ था, जैसे कि लेडीज़ कुर्ता सलवार पहनती हैं। तो उन्होंने वो कहने लगी ये हो क्या रहा है कि मैंने ये सब तो पहनाया नहीं, ये सब कैसे हो रहा है। तो उन्होंने पूछने के लिए जैसे ही ऊपर मुंह उठाया गुरुजी की तरफ देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता, यानी कि गुरुजी ने उनको अपने फेस पे, अपने पूरे शरीर में उनकी माता के दर्शन कराए कि ये ले देख ले अपनी माता को। तो किशोरी अंकल बताते हैं जब उन्होंने ऊपर अपना चेहरा उठाया गुरुजी से पूछने के लिए तो देखा तो माता थी, गुरुजी नहीं थे। और वो देख के एकदम वो हो गए। और उसके बाद गुरुजी ने बोला ले देख ले, इतने दिन से परेशान हो रहा है कि मैं अपनी माता के पास जाना है, माता के पास जाना है, लिख कर ले माता के दर्शन। और उसके बाद बोल के गुरुजी अपने असली स्वरूप में आ गए संगत जी। और फिर गुरुजी ने बोला कि तेरी माता मेरे पास ही है, मेरे कोल ही है, देख ले, रोजाना परेशान हो रहा है इतने दिन से कि मैं कब जाऊंगा कब जाऊंगा, ये देख ले मेरे कोल ही है तेरी माता। तो किशोरी अंकल क्या बोलते, तब गुरुजी ने किशोरी अंकल को बोला कि मैंने तेरी माँ को मोक्ष दे दिया है, वो मेरे पास ही है। तो किशोरी अंकल ने बोला जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला संगत जी कि तेरे पिताजी को भी मैंने मोक्ष दिया है, उन दोनों को मैंने मोक्ष दे दिया है और तू परेशान मत हो। तो देखिए संगत जी, मोक्ष प्राप्त होना क्या आसान काम है, लेकिन किशोरी अंकल के माध्यम से उनके माता पिता को, देखिए संगत जी वो गुरुजी जानते हैं कि उनके माता पिता के क्या कर्म थे, लेकिन हम जैसी जितनी हमारी सोच है हम तो उसी सोच से एक रिजल्ट, एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मैं तो अपनी समझ से यही निष्कर्ष निकाल रही हूँ कि किशोरी अंकल के माध्यम से, किशोरी अंकल की वजह से उनके माता पिता को देखिए मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलना तो कोई ऐसे काम नहीं है ना संगत जी। सबसे जो हम लाइफ में आए हैं तो हम मांगते तो दूसरी चीज़ें ही रहते हैं ना हमेशा कि हमें और चीज़ें चाहिए, लेकिन ये सभी को पता है कि लाइफ का जो असली मकसद है हमारा वो मोक्ष प्राप्त करना ही है। बेशक से हम
दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं, भौतिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। जैसे गुरुजी कहते थे कि मेरे पास संगत आती है, लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो कभी नहीं मेरे से माँगती। और काम की चीज़ वो यही बोलते थे संगत जी कि मैं मोक्ष देने आया हूँ, लेकिन कोई भी मेरे से मोक्ष नहीं माँगता। सब सिर्फ़ फ़िज़िकल चीज़ें मेरे से माँगते रहते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, असल चीज़ कोई नहीं माँगता। और देखिए संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज ने किशोरी अंकल का किस तरह से कल्याण करा कि देखिए किसी के भी माता-पिता जी को मोक्ष मिल जाए, तो उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी संगत जी। और इस तरह से किशोरी अंकल के मम्मी-पापा दोनों को मोक्ष प्रदान किया गुरुजी ने। और इसलिए किशोरी अंकल का मैंने बोला था, देखिए एक अगर परिवार का जो बंदा है वो गुरुजी के पास पहुँच जाता है, तो गुरुजी महाराज फिर कहते हैं ना कि तुम्हें, अगर तुम एक भी आ गए हो तो तुम्हें फिर अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, यानी कि मैंने पूरे परिवार का हाथ थाम लिया है। अगर तुम एक मेरे पास आ गए हो तो यानी कि मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, बस मैं आज का अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। और आई होप कि आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। और संगत जी, जिसको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिए। और हमेशा संगत जी हमें पूरा कमेंट करना चाहिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट कीजिए पूरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए संगत जी कि आपको ये सत्संग कैसा लगा। आपके एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है हमें कि हाँ, अगर हमने कोई, इस गुरुजी ने हमसे सत्संग शेयर करवाया तो संगत को पसंद आया कि नहीं आया। तो बस अब के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार फिर से हम अपने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम सब भी गुरुजी महाराज से भौतिक चीज़ों के बदले यही अरदास करें कि गुरुजी महाराज हमें भी हमारे कर्मों के हिसाब से, ठीक है आप हमें दे रहे हैं, हम तो नादान बच्चे हैं आपके, लेकिन आप हमें भी मोक्ष प्रदान कीजिए। गुरुजी महाराज तो हमें मोक्ष देने के लिए ही आए थे, इसीलिए उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।